Hello everyone. So today we are going to start the second chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants यानी कि angiosperms में sexual reproduction कैसे होता है? So to start, फ्लावर जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. कुछ फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं. सो जो फीमेल पार्ट होती है वो ये पिस्टल होती है. It contains this. See, this is the pistil. पूरा यहाँ से यहाँ तक. ऊपर में स्टिग्मा होता है. It is called as stigma. The longitudinal path is the style and this is the basal part which is known as ovary. ये एंथर है और ये फिलामेंट है. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंथर जो होता है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है. ये पोलन वहाँ से यहाँ पे स्टाइल पे आके रुकती है और फिर वहाँ से ये स्टिग्मा पे आके रुकती है. स्टिग्मा से वो स्टाइल के थ्रू ओवरी में पहुँचती है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर होता है. देन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन मतलब जैसे कि जो फ्लावर होता है मच बिफोर द फ्लावर बड़ा हो या फिर ग्रोइंग टू टेक प्लेस हो या फिर मतलब प्लांट फ्लावर को बियर करे, उससे पहले ये डिसीजन हो चुका होता है कि फ्लावर होगा, प्लांट में होगा. Several hormonal or structural changes are initiated which leads to the differentiation and further development of the floral primordium, that is embryonic stage. तो फ्लावर के होने के पहले बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑलरेडी इनिशिएट हो जाते हैं. हार्मोन का चेंज होगा, स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो फ्लावर बनेगा, फिर धीरे धीरे करके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहुंचेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी, न्यू फ्लावर की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा. देन stamen, microsporangium and pollen grain. Typical stamen has two parts, a long stalk and the filament. ये stamen जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसके पास ना दो पार्ट होते हैं. सो टू सी हियर, ये हमारा फिलामेंट है और ये एंथर होता है. एंथर जो होता है बाय लोब्ड होता है. ठीक है. दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमेन. ठीक है, ये स्टेमेन कहलाता है. दिस इज द स्टेमेन एंड एंथर इज बाय लोब. सी टू लोब्स आर प्रेजेंट. दो लोब्स होते हैं. ईच लोब में जो होता है दो दो थेका होती है. टू थेकाज आर देयर एंड ईच थेका हैज वन माइक्रोस्पोर विद इन इट. हर थेका में एक एक माइक्रोस्पोर होता है. तो व्हाट आई जस्ट सेड इज स्टेमेन के पास दो पार्ट्स होते हैं. A long stalk called as filament. Filament ये है. And a bilobe structure called as anther. Anther ये दोनों bilobe structure. Anther के पास दो lobes है. Each lobe has two theca. Two theca see. और ये tetragonal in shape होता है. 4 microsporangium at the corners, 2 in each lobe. दो दो होते हैं, दोनों corners में present होते हैं. The microsporangia develop further and become pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of the anther and packed with the pollen grains. Pollen grain से packed होते हैं. Then coming to the down, ये structure of sporangium है. ये आपके बुक में भी दिया होगा. ये देखो, ये सबसे बाहर का जो लेयर होता है ये आउटर लेयर होता है. इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. आउटर लेयर इज ऑल्सो नोन एज एपिडर्मिस. देन उसके बाद ये बीच का लेयर आता है, उसको एंडोथेकियम. फिर अंदर और आएंगे तो ये मिडिल लेयर कहलाएगा. और फिर ये जो लेयर है ये हमारा टेप्टम होता है. ये बाहर के जो 3 लेयर्स होते हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं और ये टेप्टम जो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द पोलन ग्रेन. ये हमारा पोलन ग्रेन है. ठीक है. दिस इज द टेप्टम. सी स्पोरोजेनस टिश्यूज यानी कि अंदर जो कि हमारे पोलन ग्रेन में डिवाइड होगा. ठीक है. बाहर का लेयर इधर द एपिडर्मिस, देन कम्स टू द एंडोथेकियम, देन मिडिल लेयर्स और फिर ये टेप्टम. एंड दिस इज द मैच्योर्ड डेहिसिस एंथर का है, जब पोलन ग्रेन्स निकलने लगते हैं तब का डायग्राम है. देन माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ 4 लेयर्स. पहला होता है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर. इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन. डेहिसेंस ऑफ एंथर, प्रोटेक्शन और रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन में हेल्प करता है. एंडोथेकियम सेकेंड लेयर होता है और ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. मिडिल लेयर इज द थर्ड लेयर और टेप्टम जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द पोलन ग्रेन्स. देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब जो पोलन मदर सेल होती है वो जो होती है एक बार में 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो पोलन ग्रेन्स की तरह फॉर्म करते हैं और ये पोलन ग्रेन्स बाद में स्टिग्मा पे जाएगा और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। So as the anther develops, the cells of the sporogenous tissues undergoes meiosis and to form the microspore tetrad. Microspore tetrad मतलब 4 microspores. Each tetrad has 4 haploid microspores और each of the cell of the sporogenous cell tissue is capable of giving rise to a microtetrad. तो जितने स्पोरोजेनस टिश्यूज जो होते हैं एंथर के अंदर वो ये माइक्रोस्पोरस टेट्राड फॉर्म करते हैं। हर एक सेल जो स्पोरोजेनस टिश्यू का होगा वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करेगा और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के पास 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स होते हैं। यही माइक्रोस्पोर्स आगे चल के पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो सिंपल सा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पोलन मदर सेल, PMC, पोलन मदर सेल, और इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो होता है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। पोलन ग्रेन्स आर स्पेरिकल इन शेप, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इसका डायमीटर हो सकता है और 2 लेयर होते हैं इसमें, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन विथ यू अ डायग्राम, सी हियर। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बाहर का लेयर है और एक अंदर का लेयर है, ठीक है। दिस इज़ द आउटर लेयर एंड दिस इज़ द इनर लेयर। अब ये जो आउटर लेयर होता है ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है और ये क्या होता है कि ये इतना रेजिस्टेंट होता है कि ये फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व हो सकता है। और ये जो अंदर का जो लेयर होता है ये सेलोज और पेक्टिन का बना होता है। इट इज़ लिटिल थिन और इतना हार्ड नहीं होता, इससे मतलब सब्सटेंसेस आ जा सकती हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये बाहर का लेयर स्पोरोपोलेनिन का है तो फिर ये बहुत हार्ड हुआ, ये परमेबिलिटी शो नहीं करेगा, तो अंदर सब्सटेंसेस घुसे ही कैसे? तो इनके बीच में ऐसे ऐसे कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स होते हैं जिनको हम जर्म पोर्स बोलते हैं, मतलब यहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट होता है। इसके थ्रू अंदर सब्सटेंसेस आते हैं, फिर इंटाइन के थ्रू और फिर अंदर जाता है। जो पोलन ग्रेन है इसमें 2 सेल का डिवीजन हो सकता है। बड़ा जो रहता है वो वेजिटेटिव सेल है और नीचे जो जेनरेटिव सेल है। जेनरेटिव सेल जो होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। सो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, one of the most resistant organic matter, and so it helps in protecting the pollen grain from alkyl, high temperatures and strong acid. ये इतना ज़्यादा strong होता है स्पोरोपोलेनिन की केमिस्ट्री कि वो रेजिस्टेंट कर सकता है फ्रॉम एल्काइल, हाई टेम्परेचर एंड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड्स टू। इतना ज़्यादा रेजिस्टिव होता है कि ये प्रिजर्व करवाता है उसको फॉसिल की तरह, ठीक है। अभी एक्साइन जो होता है इसके पास कुछ जर्म पोर्स होते हैं, अभी बताया था मैंने, इसके थ्रू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है। इंटाइन जो होता है इनर वॉल ऑफ पोलन होता है और ये सेलोज और पेक्टिन का बना होता है। Then the cytoplasm of the pollen has a vegetative and a generative cell. The former one is bigger and the latter one is small. ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म जो होता है वेजिटेटिव और जेनरेटिव दोनों सेल के बने होते हैं। वेजिटेटिव जो होता है बिग होता है एंड दिस वन इज लिटिल स्मॉल इन साइज। वेजिटेटिव सेल दैट इज बिग, इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारा फूड रिजर्व होता है इसमें। ये बड़ा होता है इसलिए इसका काम होता है कि फूड रिजर्व करे। जेनरेटिव सेल जो होता है जनरली स्मॉल, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। और डेंस साइटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस होता है इसमें। तो जो छोटा होता है, लेट मी रिलीज इट फॉर यू, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म छोटा होता है इसलिए वेजिटेटिव सेल है। जैसे कि ये हमारा पोलन ग्रेन है, इतना हमारा वेजिटेटिव सेल है और ये हमारा जेनरेटिव सेल है, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इतना बड़ा होता है कि ये जो जेनरेटिव सेल होता है उसी के अंदर फ्लोट करेगा, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा कि जो पोलन होता है वो 2 सेल स्टेज में जो होता है मतलब बॉडी से निकल जाता है। 2 सेल स्टेज कौन से होंगे? जैसे ये हमारा पोलन ग्रेन है
तो अपर वन इज़ वेजिटेटिव एंड डाउन वन इज जनरेटिव, तो ये हो गया 2 सेल स्टेज। तो मैक्सिमम ऑफ द पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इसी टाइम पे जो होते हैं डेहिसेस कर जाता है या फिर बॉडी से निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि 3 सेल स्टेज में निकलते हैं, ठीक है, 3 सेल स्टेज में निकलते हैं। यानी कि जो जनरेटिव सेल है, जैसे ये हमारा जनरेटिव सेल है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है और फिर ये 3 सेल स्टेज बनाएंगे। ये हमारा है ऐसे, ये 3 सेल स्टेज बनाएंगे। वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव 1 एंड जनरेटिव 2 एंड देन दे आर डेहिसाइज्ड, ठीक है। Then coming to the pollen grain, this has already explained to you. Then pollen grains can be allergic and cause some respiratory disorder like asthma and bronchitis. ये इतना एलर्जिक हो सकता है कि कुछ डिजीजेस तक कॉज कर सकता है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, वो पोलन्स के कांटेक्ट में आते ही स्नीज करने लगते हैं, कुछ लोग नोजिया सो करने लगता है, मतलब ये एलर्जिक होता है बहुत सारे लोगों के लिए। देन वाटर हाइसिन जो था, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये वंस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लेकिन क्योंकि इसका प्रेडेटर साथ में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो क्या हुआ कि मतलब ये पानी में उगता है, ठीक है, तो पानी में इसे लगाया गया, इसका बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते थे, तो इसलिए इसको इंडिया में लाया गया था, लेकिन साथ में इसका प्रेडेटर नहीं लाया गया। तो ये इतना फास्टली ग्रो करता था कि ये पूरे वाटर बॉडी को बहुत ही जल्दी स्प्रेड करता था, और ये क्या करता था, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑक्सीजन की कमी करवा देता था और सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मरने लगते थे, इसलिए ये हमारे लिए डेंजरस हो गया था। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए इसका दूसरा नाम टेरर ऑफ बंगाल भी रखा गया था। देन पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे मतलब जो रेस हॉर्सेस होते हैं या फिर जो एथलीट्स होते हैं ना, वो पोलन को कंज्यूम करते हैं टैबलेट के फॉर्म में, मतलब पोलन टैबलेट्स आती है, उसको कंज्यूम करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। कि कौन कौन, रेस हॉर्सेस एंड सम एथलीट्स टू। फिर ये वाइबिलिटी ऑफ पोलन जो होता है हर प्लांट में दूसरा होता है। द वाइबिलिटी ऑफ पोलन डिफर्स इन एवरी प्लांट। अब वाइबिलिटी क्या है, वाइबिलिटी का मतलब हुआ वो पीरियड जब तक पोलन जो होता है रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो राइस और वीट में क्या होता है, पोलन 30 मिनट्स में ही अपना जो वाइबिलिटी होती है वो ख़त्म कर देता है, लेकिन जो सोलेनेसी हो गया, लेग्यूम्स के प्लांट्स हो गए, रोजेज़ हो गए, ये इनकी पोलन की वाइबिलिटी मंथ्स तक चलती है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा गया है, -196 डिग्री सेल्सियस में -196 डिग्री सेल्सियस इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, और यही मतलब पोलन ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, मतलब बचा के रखते हैं ताकि उनकी वाइबिलिटी ख़त्म ना हो। और पोलन ग्रेन्स किस में स्टोर होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में, एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। देन कम्स द पिस्टल। अभी पिस्टल जो होता है, ये गाइनोशियम जो होता है रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पार्ट। पिस्टल का ही दूसरा नाम जो होता है गाइनोशियम होता है, पिस्टल का ही दूसरा नाम जो होता है गाइनोशियम होता है। और गाइनोशियम हैज़ अ सिंगल पिस्टल। अगर गाइनोशियम के पास जो सिंगल पिस्टल हुआ तो मोनोकार्पेलरी। कुछ प्लांट्स के पास बहुत सारे पिस्टल्स होते हैं, उनको हम मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एज आई हैव टोल्ड यू लेटर, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। देखो ये फ्लावर है, ये जो इतना जो हमारा पोर्शन है ना, जितना मैं रेड कर रही हूँ, ये हमारा पिस्टल कहलाता है। देखो ये हमारा स्टिग्मा है, इट इज़ हैव बीन मेंशन्ड हियर। द इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल एंड दिस बेसल पार्ट इज द ओवरी। सी यू कैन सी हियर द बेसल पार्ट इज द ओवरी। इतने ही पूरे को, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला करके हम पिस्टल कहता है। आई एम सॉरी, माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड इन केस ऑफ कंप्यूटर्स, बट यू कैन अंडरस्टैंड। देन टू स्टार्ट विथ where we will go next, the next is our yes, we were in the pistil and I have showed you the stigma, style and ovary. It has 3 parts, the pistil has 3 parts. स्टिग्मा पे क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स आकर के रुकते हैं। स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब होता है जो कि पोलन ग्रेन को जो होता है आगे लेके जाता है। एंड देन कम्स द ओवरी वेयर द रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, सारी चीज़ें फॉर्म होती है। देन स्टिग्मा रिसीव्स पोलन, style receives the pollen grain from stigma. Ovary is the enlarged part which contains the ovarian cavity which has placenta which bears the ovules, the microsporangia.
तो ओवरी जो होती है बेसल पार्ट होती है. लेट मी एक्सप्लेन हियर. देखो ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है, ये बेसल पार्ट है, आपको दिख रहा है इस तरह से स्वॉलन होता है, इसके अंदर ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है. सी दिस इज द पोर्शन विच वी कॉल्ड एज ओव्यूल. दिस इज द ओव्यूल, ये ओव्यूल है. सी दिस इज ओव्यूल. नाउ द माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? ओव्यूल होता है. ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. इट इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल. द जंक्शन ऑफ ओवरी एंड फ्यूनिकल इज टर्म्ड एज हाइलम. सी हियर, दिस इज हाइलम. सी इधर जो होता है ये ऊपर वाला जो इलोंगेटेड पार्ट होता है ये इस तरह से और लंबा होता है. एंड दिस होल पोर्शन विच आई एम शेडिंग इट इज फ्यूनिकल. सी इट इज हियर मार्क्ड हियर फ्यूनिकल. और ये जो रीजन आ गया यहाँ पर, ये यहाँ, ये जो है हमारा हाइलम है. सी इट इज मार्क्ड हियर हाइलम. दिस इज आवर हाइलम. हाइलम क्या है? जंक्शन है फ्यूनिकल एंड द ओवरी का जंक्शन इज नोन एज हाइलम. It has a small pore called as micropyle, and opposite to it is chalaza, which is the basal part. Sorry, this is the basal part. And inner and outer integument which encloses the mass of cell called nucellus, where the embryo sac is present. So ये बाहर का जो पोर्शन है ये हमारा आउटर इंट्यूगमेंट है और ये इनर इंट्यूगमेंट है. ठीक है, ये इनक्लोज करता है यानी कि इसके अंदर होता है ये न्यूसेलस. इस न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक. हमारा ये पूरा ओव्यूल है और इसके पास बाहर का जो होता है आउटर इंट्यूगमेंट, द इनर लेयर इज द इनर इंट्यूगमेंट एंड देन कम्स द न्यूसेलस. यानी कि आउटर और इनर इंट्यूगमेंट जो होता है इनक्लोज करते हैं न्यूसिलस को, और ये न्यूसिलस जो होता है एम्ब्रियो सैक को कवर करता है. ठीक है, अब ये एम्ब्रियो सैक जो होता है, सी दिस इज सपोज द एम्ब्रियो सैक एंड हियर दिस पोर्शन हैज 3 एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, हियर आर द 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड हियर आर द सिनेग्रेट्स. मतलब माइक्रोपिलर रीजन के पास सिनेग्रेट्स होता है, ये माइक्रोपाइल है, इसके थ्रू एंट्री होता है द पोलन ग्रेन्स का. तो अगर मैं मानूँ इधर है माइक्रोपाइल, दिस इज़ द रीजन ऑफ माइक्रोपाइल, देन हियर विल बी द सिनेग्रेट्स एंड अ एक्सेल. ये दो जो होते हैं सिनेग्रेट्स होता है, बीच में एक्सेल होता है. सिनेग्रेट्स के पास ऐसे ऐसे करके फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो कि एंट्री करवाता है पोलन ग्रेन का. मतलब ये पोलन ग्रेन को गाइड करता है कि आप अंदर आइए. तो एक पोलन ग्रेन जो होता है इसके साथ एग सेल के साथ फ्यूज़ करके हमें क्या बनवाता है? सिनगैमी का प्रोडक्शन करवाता है. और यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं इनके साथ एक और पोलन ग्रेन फ्यूज़ होता है और हमें क्या मिलता है? पेन मिलता है. PEN, pen. The primary endosperm nucleus, its ploidy is 3N. ये ट्रिप्लॉइड होता है. देखो एक हैप्लॉइड सेल, एक और हैप्लॉइड सेल और ये एक और हैप्लॉइड सेल. ठीक है, एंड हियर आर द एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स जो कि एक सब ईच हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं. तो और ये एग सेल्स होता है बाद में डिप्लॉयड बन जाता है. तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये पूरा जो होता है 7 celled but 8 nucleated होता है. 8 nucleuses are present but 7 cells are present. Okay, so the megasporogenesis, the process of formation of megaspores. ठीक है, from the MMC, megaspore mother cells, इसको हम megasporogenesis बोलते हैं. MMC undergoes meiosis and hence 4 haploid megaspores are produced, out of which 3 generates. जो MMC होता है, MMC ये जो होता है 4 मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करता है. इसमें से जो होते हैं 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं. बचता है 1 मेगास्पोर जिसको कि हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं. और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में टर्न हो जाता है. This method of embryo sac formation is known as monosporic development. अब ये मोनोस्पोरिक क्यों कहलाता है? अभी देखो MMC 4 प्रोड्यूस करेगा मेगास्पोर्स, उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, 1 बचता है. यही एक मेगास्पोर जो होता है आगे चल के एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करवाता है. और इसीलिए क्योंकि एक ही मेगास्पोर बना रहा है
हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं. देन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक. The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form two nuclei. Mitosis करता है. जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, देखो जो एक मेगास्पोर होता है वो माइटोसिस करेगा, ये माइटोसिस करता है और ये डिवाइड करता है दो न्यूक्लियाई में, ठीक है, विच मूव्स टू द अपोजिट पोल ऑफ द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक. अभी जैसे ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, माइटोसिस के बाद ये दो इधर करता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये और माइटोसिस करेगा तो ये सेल्स 4 में बदल जाएंगे, फिर ये और माइटोसिस करेगा, देन इट विल बी टर्न टू 8 cells. It has been shown here in the picture. See, this is 2 cell stage. Then after mitosis 4 cells are formed, and then after mitosis see here 4. There are 8 cell stage. 8 cell stage के बाद ये अरेंजमेंट इसका चेंज होने लगता है, इस तरह से अरेंज होने लगता है. देखो नीचे की साइड यानी कि चलाजा के साइड 3 एंटीपोडल सेल्स आ जाते हैं. ये दोनों 2 पोलर न्यूक्लियाई है, सी हियर 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड दीज आर द सिनेग्रेट्स एंड द एग्स. दीज 2 आर सिनेग्रेट्स एंड द सेंट्रल वन इज द एग. अब इसी को जब हम एम्ब्रियो में डालते हैं तो जस्ट ना आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये उल्टा करके दिया हुआ है, मतलब दिस इज लाइक दिस, मतलब इसमें जो माइक्रोपिलर एंड है ये ऊपर है, सीधा माइक्रोपिलर एंड हैज़ बीन मेंशन्ड अबव, एंड हियर द माइक्रोपिलर एंड इज डाउनवर्ड्स, ठीक है. तो माइक्रोपिलर एंड में ये दोनों सिनेग्रेट्स हैं, सी, एंड सिनेग्रेट हैव फिलीफॉर्म अपैरेटस. इसका काम क्या है कि ये गाइड करता है ताकि पोलन ग्रेन अंदर घुसे. फिर ये एग है, इस एग के साथ ही एक पोलन हमारा फ्यूज करेगा. देन दिस इज द सेंट्रल सेल एंड दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई. इसके साथ भी हमारा एक पोलन ग्रेन फ्यूज करेगा. एंड दीज आर द एंटीपोडल सेल्स विच आर एट टुवर्ड द चलाजल एंड, ठीक है. सो which moves again to the opposite pole. 4 nucleus stage, 8 nucleus stage. I have just explained you कि 2 सेल होगा, फिर माइटोसिस के थ्रू 4, फिर देन 4 4 8, एंड 8 के बाद वो एक एम्ब्रियो सैक का मतलब अरेंजमेंट करवाता है. दीज माइटोसिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है. इसका क्या मतलब होता है कि जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो ये ज़रूरी मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेल वॉल जैसे फॉर्म हो जाएगा वैसे ही हमारा माइटोसिस होने लगे. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू. सेल वॉल के फॉर्मेशन के बाद भी मतलब वो तुरंत फॉलो नहीं करता, स्ट्रिक्टली डजंट फॉलो द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल. वो थोड़ा टाइम बाद या जब उसका फेवरेबल कंडीशंस आता है तो वो करता है, वो डायरेक्टली फॉलो नहीं करता. आफ्टर द 8 cell stage the cells are arranged in the embryo. This I already explained. Then 3 cells are grouped at the micropillar end. It is known as egg apparatus. अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, egg apparatus किसको किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो what is constitutes 2 synegrates and 1 egg cell. माइक्रोपिलर एंड के साइड में जितने सामान होते हैं, मतलब जितनी भी सेल्स होती है सॉरी, वो हमारे एग apparatus होते हैं, ठीक है. Then 2 synegrates and 1 cell से constitute करता है. Then synegrates have filiform apparatus which guides the entry of the pollen grain, and at the center 2 polar nuclei near the chalaza, 3 antipodal cells. And ये भी important question है. The angiospermic embryo sac is 7-celled but 8 nucleated. 7 सेल होता है लेकिन न्यूक्लियस एक होता है. कैसे? ऊपर के चलाजा के पास 3 एंटीपोडल सेल्स, how many nucleus it has? 3. Then center में 2 polar nuclei, it has 2 nucleus. And नीचे जो होता है 3 cells which have 3 nucleus. तो 3 3 6 7 8 nucleated, लेकिन cells सिर्फ 7 होता है. 1 2 3 cells, 4 5 6 cells, and 2 polar nuclei will together form a cell. ठीक है? So 7 cell. So thanks for watching. Please like, share, subscribe and comment. Thank you. The next half part of the chapter will be covered in the next video. Thank you.